साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय वाहिगुरु जी की। साथियों सबसे पहले आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़कर आप कुछ हद तक शॉक हो सकते हैं। एक फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें जो ऑपरेटिंग पैरा था उसको जब मैंने पढ़ा तो बड़ी सुखद अनुभूति मिली हो गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि अगर पक्षकार लंबे समय से अलग रह रहे हैं, उनका कोएबिटेशन पॉसिबल नहीं है, हस्बैंड ने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में आवेदन किया, खासकर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और वाइफ नहीं आती है, उस डिग्री की अनुपालना में कोई रुचि नहीं दिखाती है और समय बीतता जा रहा है, तो वहाँ पर डिवोर्स दे देना चाहिए। और डिवोर्स दे दिया गया है तो उस डिग्री को अपील रखना चाहिए। खुशी की लहर है मेंस राइट में इस बात से। बट उसका थोड़ा सा जो पार्ट नीचे देखा गया तो वहाँ पर दुख भी हुआ कि कोर्ट ने बगैर किसी स्थिति और परिस्थिति को एग्जामिन किए केवल पक्षकारों की काउंटर एफिडेविट्स पे और सप्लीमेंट्री एफिडेविट्स पे ये मान लिया कि जो कंसर्न महिला है मीन्स विवाहिता, उसको 10 लाख रुपए बतौर एक मुश्त भरण पोषण दिया जाए। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो ये डिक्री भी इन्फोर्सेबल नहीं होगी। कुल मिला के जो डिक्री थी अनकंडीशनल डिवोर्स की, उसको कोर्ट ने जो है कंडीशनल डिक्री में कन्वर्ट कर दिया और कंडीशंस लगा दी और ये भी लिख दिया कि 3 माह में इस कंडीशंस को जो है कंप्लाई विद करना होगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा। पर अभी तो ये हर पुरुष की गले की हड्डी बन चुका है कि अगर डिवोर्स हो भी गया बगैर किसी खर्चे के तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी हाईकोर्ट जाकर लमसम मेंटेनेंस जो है बनवा ले या प्राप्त कर ले, इवन दो वहाँ पर हमें डिवोर्स मिल चुका है तब भी। साथियों जो ये फैसला है इसके फैक्ट्स हमें समझने होंगे, इसकी स्थिति हमें समझनी होगी और हमारे केस में हमें कैसे बचाव लेके चलना है इसको भी जो है तभी हम समझ पाएंगे। साथियों जो केस है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, जिसका अपील नंबर है 808/2003 30/7/2024 का ये फैसला है, जिसका टाइटल है माया देवी बनाम बुरालाल। इस केस में जो कंसर्न पक्षकार हैं उनके बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ। वाइफ जो है पीयर जाके बैठ गई, हस्बैंड ने केस फाइल कर दिया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, मीन साथ रहने का। और इसका दावा कहाँ होता है आप सबको मालूम है, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में। क्लियर हो गया। साथियों आप यूजुअली इन दावों को करते हो और आपके वकील भी आपको ये दावे करने के लिए इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है कि ऐसा दावा करने से खर्चा नहीं बंधेगा। सबसे बड़ा बेवकूफ़ वाला स्टेप हमारा यही होता है, क्योंकि अगर पत्नी का हमसे संबंध विच्छेद भी हो गया है, इवन उसका डिवोर्स भी हो गया, तब भी उसको मेंटेनेंस मिलेगा। मेरी बात नहीं माननी तो सेक्शन 125 सीआरपीसी आज निकाल के पढ़ लेना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इवन आफ्टर डिवोर्स वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। क्लियर है। अगर उसने रीमैरिज नहीं किया है तो क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ कोर्ट अगर डिग्री ऑफ डिवोर्स दे रहा तो वहाँ पर स्थितियों को देखते हुए उसके स्थायी भरण पोषण की व्यवस्था भी कर सकता है और केस चलने तक सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसे इंट्री मेंटेनेंस भी दिला सकता है। तो कदम कदम पर जो है खतरा है, इस बात को विशेषता में ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि आज के टाइम पे अगर आप शादी करने जा रहे हो या आपका कोई भाई शादी करने जा रहा है तो इस बात को अश्योर कर लो कि उनकी जो पत्नियां हैं उनको आप कागजों में पैरों पर खड़ा कर दो। उनके रिटर्न्स होने चाहिए, उनके इनकम टैक्स प्रोफाइल होने चाहिए। अगर वो नहीं है और ना वो जैसा चाहती हैं तो आप एक मुसीबत घर में लेके आ रहे हो, क्योंकि अगर वो मुसीबत भविष्य में अगर केस कर देगी तो उस सिनेरियो में पूरे परिवार को ना केवल पुलिस का उत्पीड़न भी झेलना पड़ सकता है, अपितु मेंटेनेंस केस के उत्पीड़न के तहत भारी भरकम राशि को भी देना पड़ सकता है। तो क्यों अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हो। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि ऐसा हो तो लिखा पढ़ी कर लो। मैंने हमेशा ही मेरे वीडियोस में कहा कि एंटी डाउरी एग्रीमेंट करो, वाइफ के पैर मजबूत करो इनकम टैक्स के एंगल से, और इसके अलावा उसके इनकम टैक्स प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए चलो, अदरवाइज यू माइट बी इन द हॉट वाटर। इस समय अगर आप अलर्ट नहीं हो, क्लेवर नहीं हो और आपको कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है तो आप मारे जाओगे। सिर्फ नौकरी करने से कुछ नहीं होगा कि सुबह उठे नौकरी कर ली, शाम को के सो गए, 2 बच्चे पैदा कर लिए, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना तो ये कानून भी आपको जानने होंगे। अगर आप कानून नहीं जानते हो तो किसी भी रूप में आपको आगे नहीं बढ़ना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं कोई काम करता हूँ, मुझे लॉ की नॉलेज नहीं है तो मैं लॉ को पहले पढ़ता हूँ फिर वो काम करता हूँ ताकि वो काम बिगड़े नहीं। क्लियर है। तो ये जरूरी नहीं कि लॉ पढ़ने का ऑब्जेक्ट यही हो कि हमें आपराधिक कृत्य करना है। लॉ पढ़ने का ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है कि हमारा जो काम है उसमें क्या स्टेप्स होंगे, वो कैसे करना है, हमें क्या सावधानी जो है ध्यान में रखनी है ताकि हम केयरफुल जो है रह सकें। साथियों इस केस में जब वाइफ नहीं आई डिग्री के बाद में भी तो अल्टीमेटली हस्बैंड ने जो है एक केस फाइल किया करीबन 1 साल के बाद में कि साहब 1 साल बीत चुका है, वाइफ नहीं आई है, उसने डिग्री का सम्मान नहीं करा है, तो हमको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री का जो यहाँ पर नॉन ओबिडेंस हुआ है उसके तहत डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है दिया जाए, जिसके लिए सेक्शन 13A
हिंदू मैरिज एक्ट में जो है प्रोविज़न है, वाइफ जो है अपीयर होती है, इसको अपोज करती है, वो कहते हैं कि साहब मेरे तो संबंध ठीक रहे और ये डिवोर्स जो है धोखे से लिया गया है। मैंने तो हमेशा जो है सम्मान किया कोर्ट की डिक्री का भी, और इवन मैंने इस केस के पेंडिंग रहने के दौरान भी लगातार जो है इन संपर्क साधा, इनके साथ में रही और हमारे बीच सामान्य जो है सहवास था, रहवास था। इसके बावजूद भी झूठा केस जो है फाइल किया गया और धोखे से डिग्री जो है प्राप्त की गई। साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर दो बातें ऑब्जर्व करी कि पक्षकार साथ रहे हो, इस बात को लेकर कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है, और इसके अलावा जब 40 साल से अधिक समय पक्षकारों को अलग होते हुए हो गया है तो वहाँ पर किसी भी रूप में पक्षकार जो है साथ रह सकेंगे ऐसा अजम्पशन नहीं ले सकते। वहाँ पर डिक्री ऑफ डिवोर्स का जो केस था उसको राइटली जो है डिसाइड किया ट्रायल कोर्ट ने। पर साथियों, जो फर्स्ट पार्ट था वो हमको सही दिखाई दे रहा है, बट सेकंड पार्ट में जो कोर्ट ने यहाँ पर एलिमनी अवार्ड कर दिया, जो मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया, उससे बचने के लिए मैंने आपको बताया है, बार बार वही कह रहा हूँ कि आप आलतू फालतू केस करने की बजाय, इतना लंबा बाईपास देने के बजाय, अगर वाइफ से आपका डिस्प्यूट है तो फाइल द डिवोर्स पिटिशन इफ़ यू वांट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी वाइफ घर में लेके मत आओ जो कि बेरोजगार हो, जिसको कुछ नहीं आता हो, जिसकी कमाने की इच्छा नहीं हो। इवन जो आप एग्रीमेंट करो उसमें साफ साफ लिखा हो कि वाइफ नौकरी करेगी, पैसा कमाएगी, जो पैसा कमाती है अपने पास में रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और शादी करने से पहले वाइफ का पूरा प्रोफाइल चेक कर लो, उसकी असेस चेक कर लो। अगर उसकी प्रोफाइल नहीं है, असेस नहीं है और वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने भाई को जो है गिफ्ट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए वो संकट पैदा कर सकती है। वो जो कुछ भी कर रही है, करना चाहती है, उसकी डॉक्यूमेंट्री आपके पास में होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आपकी लाइफ में बड़ा संकट हो सकता है। कई बार लड़की का भाई इसको बुलवा लेता कि भाई तू आजा, मेरे नाम पे जो है रिलिंक्विश कर दे, प्रॉपर्टी का हक त्याग कर दे। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि जो भी डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं वहाँ पर आप मौजूद रहो और उसकी कॉपी रख लो। भाई नीयत खराब नहीं है, पर कल को उनकी नीयत खराब हो गई तो बचने के लिए आपके पास दस्तावेजी साक्ष्य होने चाहिए ताकि आपको कोई ट्रबलसम क्रिएट नहीं हो। क्लियर हो गया? तो साथियों, ये थी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है कन्वे की है। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।